हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स में 4 मेजर टॉपिक कवर करा दिए हैं, जिनमें से पहले टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड टॉपिक का नाम है प्रोटीन, थर्ड टॉपिक का नाम था न्यूक्लिक एसिड और फोर्थ टॉपिक का नाम था हार्मोन्स। मुझे लगता है मेन टॉपिक्स हमारे लगभग सारे हो गए हैं। 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, जिनमें से एक टॉपिक का नाम है एंजाइम और दूसरे टॉपिक का नाम है विटामिन्स। इन 2 टॉपिक्स को हम बहुत अगर शामिल कर लें तो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, बट इन 2 छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ एक क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसको आप रिकॉल कर पाओ और एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो पाए। मैं आपको यहाँ पर 4 टाइप्स के लेवल्स को यहाँ पर लेकर के क्वेश्चंस कराने कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पर आधारित क्वेश्चंस की। हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक क्रम में लगाएंगे। लेवल 1 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चंस हल्के रहेंगे, जल्दी आंसर आ जाएंगे। लेवल 2, लेवल 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जो कि पिछले कुछ सालों में एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए उन क्वेश्चंस को और अपने आंसर आप बताइए, खुद से ट्राई कीजिए कि कितने आप पे खुद आ गए हैं। और जो नहीं आ पाते हैं उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, अपने जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उन टॉपिक में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स अपने मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। और फिर भी अगर डाउट्स आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे लेवल 1 पर बेस्ड हैं, दैट मीन्स हल्के क्वेश्चंस हैं, आपको आसानी से क्वेश्चंस होते हुए दिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? आप बताएं इसमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आपको पता होना चाहिए सारे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो एक्सेप्ट सुक्रोज दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सुक्रोज, और यही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ। लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए, इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ग्लूकोज ओनली, दूसरा चॉइस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, थर्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड फोर्थ इज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं या कहें तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज ओनली मिलता है। ठीक है, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। थर्ड आंसर होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो हमारा सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो फिलहाल इसमें जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड होगा, दैट मीन्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो याद रखिएगा, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद टॉलेंस रिएजेंट प्रोडक्ट्स। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है? आपको पता होना चाहिए। ग्लूकेरिक एसिड, दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड, सैकेरिक एसिड एंड नन ऑफ दीज। आपको पता होगा कि जो टॉलेंस रिएजेंट है बेसिकली वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है और इटसेल्फ ब्लैक कलर के ब्लैक सिल्वर मिरर में रिड्यूस हो जाता है। तो हम देखेंगे कि
जो टॉलेंस रिएजेंट है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो हम लोगों को मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। दैट मीन्स सेकेंड आंसर होगा ग्लूकोनिक एसिड हमारे हाइड्रोलिसिस से मिलेगा जब हम लोग ग्लूकोज का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे किससे, टॉलेंस रिएजेंट से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज, ग्लूकोज को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से नाम है, इनवर्ट शुगर, केन शुगर, ग्रेप शुगर एंड फ्रूट शुगर। बच्चों फ्रूट शुगर हमारा फ्रक्टोज होता है, केन शुगर हमारा सुक्रोज होता है, और इनवर्ट शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है उसको हम इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। और आपको पता है अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए उसको हम ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज का जो नाम होगा वो क्या होगा, ग्रेप शुगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड x मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, द वैल्यू ऑफ x विल बी। बच्चों आप लोगों को मैंने सिखाया था ग्लूकोज है उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। कितने OH ग्रुप होते हैं, 5। और जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो वो जो 5 ग्रुप हैं वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस जो 5 OH ग्रुप हैं वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड या 5 मोल ऑफ एसिटिल क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे ये जस्टिफाई होता है, प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप मौजूद होते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग एसिटाइलेशन द ग्लूकोज इट नीड्स x मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, द वैल्यू ऑफ x विल बी 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 3, 5, 6 एंड 1। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर होगा, दैट मीन्स 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिक्वायरमेंट होगी। हमने प्रूफ भी किया है ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होते हैं। कैसे प्रूफ होता है, तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो, 5 मोल कंज्यूम होते हैं और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट आपको प्राप्त होता है, जिससे आपको प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर आंसर फिलहाल 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू सैकेरिक एसिड द रिएजेंट यूज्ड इज। देखो ग्लूकोज आप लोगों को पता होगा। देखो मैं एक हल्का सा आपको एक टॉपिक को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, आप लोग खुद उस हिंट को समझ सकते हो। देखो ये हमारा था CHO, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH। बच्चों देखो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इस CHO को COOH में बदल दें, बाकी स्ट्रक्चर सेम रखें, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और अगर इसको भी COOH में बदल दें और इसको भी COOH में बदल दें, देखो यहां H, OH, OH, H, OH, H एंड COOH। अब देखो यहां भी COOH आ गया और यहां भी COOH आ गया, तो इसको हम बोलते हैं सैकेरिक एसिड। इसका नाम होता है सैकेरिक एसिड। लिखा हुआ है टू कन्वर्ट द ग्लूकोज टू सैकेरिक एसिड द रिएजेंट यूज्ड। आप बताओ ग्लूकोज को अगर हम ग्लूकोनिक एसिड में बदलना चाहते हैं, ग्लूकोज को अगर हम ग्लूकोनिक एसिड में बदलना चाहते हैं तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? या तो ब्रोमीन वाटर यूज कर लो, या टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट आप यूज कर लो।
तो उससे हमारा ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मगर यहाँ हम एल्डिहाइड को तो COOH में बदलना चाहते ही हैं, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको भी हम ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, मीन्स सैकरिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लेना होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली जो यूज़ यहाँ पर किया जाता है उसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज को सैकरिक एसिड में कैसे बदलते हैं, तो आप बोलोगे हम नाइट्रिक एसिड से अगर इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ग्लूकोज बदल जाता है किसमें, सैकरिक एसिड में। चलिए इसके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ग्लूकोज को अगर हम ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। फेलिंग सॉल्यूशन से बनता है ग्लूकोनिक एसिड और रेड कलर का पीपीटी मिलेगा। नाइट्रिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर होगा और एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर द एग्जाम्पल। देखो बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस होता है, और जब कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस होता है तो इसको हम एनोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमर। इसके चॉइसेस देखते हैं, क्या ये एनेंशियोमर है, नहीं। क्या ये टॉटोमर है, नहीं। क्या ये एनोमर्स हैं, सही। और एपीमर्स भी नहीं है। अगर कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनोमर। और कार्बन नंबर 1 को छोड़कर कहीं भी डिफरेंस होगा तब हम इसको बोलते हैं एपीमर। तो यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज कंसिस्ट। जो ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसमें क्या क्या चीज रहती है। देखो 50% अल्फा डी ग्लूकोज एंड 50% बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट है 36% अल्फा डी ग्लूकोज एंड 64% बीटा डी ग्लूकोज। थर्ड इज 64% अल्फा डी ग्लूकोज एंड 36% बीटा डी ग्लूकोज। एंड फोर्थ इज 20% अल्फा डी ग्लूकोज एंड 85% बीटा डी ग्लूकोज। बच्चों आपको मैंने सिखाया था कि 2 ग्लूकोज के एनोमर्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। आपको बताया था कि बीटा डी ग्लूकोज स्टेबल होता है, अल्फा डी ग्लूकोज थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। तो जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात आएगी तो बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज कम मिलेगा। अब आप खुद से देखो बीटा डी ग्लूकोज अल्फा बराबर है तो पहला आंसर तो नहीं होगा, इसमें अल्फा ज़्यादा है, ये तीसरा आंसर भी नहीं होगा। आपको कन्फ्यूज़न किस में है, सेकंड में और फोर्थ में। इसके लिए आपको सिखाया था कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसमें बीटा डी ग्लूकोज कितना मिलता है, 64%। लर्न कर लीजिए। और अल्फा डी ग्लूकोज होता है 36%। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड। दैट मीन्स जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ग्लूकोज का उसमें 36% अल्फा डी ग्लूकोज और 64% बीटा डी ग्लूकोज आपको मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज नोन एज। जब हम 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का बनाते हैं, आपको पता है जब 6 मेंबर स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम बोलते हैं पायरन रिंग, और 5 मेंबर को बोलते हैं फ्यूरॉन रिंग। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरनोस स्ट्रक्चर होगा। इसका नाम क्या होगा, चेक करो, हॉवर्थ स्ट्रक्चर, फ्यूरनोस स्ट्रक्चर, पायरनोस स्ट्रक्चर एंड बेयर्स स्ट्रक्चर। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्यूरनोस स्ट्रक्चर। आपको सिखाया हुआ है मैंने, ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स काफ़ी डिटेल में आपको वीडियोस में बताए हैं। आप पुराने वीडियो जा कर के देखिए, उसमें एक एक लाइन मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है। फिलहाल इसका नाम होगा फ्यूरनोस स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लिखा हुआ है द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज प्रपोज्ड बाय। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, लोबरी डी ब्रोइन, वेन एक्स्टाइन द्वारा, या हॉवर्थ द्वारा, या बेयर द्वारा, या क्लियानी द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, बेयर जो थे उनके द्वारा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया था। इसको आप याद कर लीजिएगा, सिंपल टाइप क्वेश्चन है, लर्न करने वाला है। द रिवर्सिबल आइसोमर
आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज, जो आपको पता होगा जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अगर उसमें से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें तो वो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अलग होता है, बीटा का अलग होता है, मगर जब इसको रख दिया जाता है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का बदलकर 52.6 हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। तो हमसे यही पूछा जा रहा है द रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज हॉफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, डी ब्रुइन वॉन एक्स्टाइन रीअरेंजमेंट एंड एमेड्री रीअरेंजमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ब्रुइन वॉन एक्स्टाइन रीअरेंजमेंट मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसका जो कर्टियस रीअरेंजमेंट लिखा हुआ है। द रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज कर्टियस रीअरेंजमेंट, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ग्लूकोज रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन टू, ग्लूकोज जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन को किस में रिड्यूस करता है? तो रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस करता है। तो आंसर जो होगा वो आप देख लो, रेडिश ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड, ये थर्ड आंसर आना चाहिए। और आपका याद रखिए ग्लूकोज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है रेडिश ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स? आपको पता है हमने ओलिगोसैकेराइड्स आपको बताया था, आपसे पूछा गया है कि इन पॉइंट्स में ओलिगोसैकेराइड से संबंधित कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पॉइंट कौन सा है? चलो देखते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर स्वीट टू टेस्ट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर टेस्टलेस। अब आप थोड़ा सा एक बार सोच के देखो, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड भी आते हैं, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड भी आते हैं। अब आप बताओ, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है सुक्रोज, जिसको आप शक्कर कहते हो, चीनी कहते हो। क्या ये टेस्टलेस होती है? क्या ये मीठी होती है? क्या ऐसी होती है? तो आप कहोगे ये तो मीठी होती है। दैट मीन्स ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है दे आर टेस्टलेस, तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो फोर्थ होगा। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वे स्वीट इन नेचर होते हैं, बट यहाँ ऑप्शन में टेस्टलेस बता रहा है, तो जो हमारा आंसर है वो फोर्थ होगा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज टू एन हेक्सेन द रिएजेंट यूज्ड इज, जब हम लोग ग्लूकोज को चेक करते हैं कि क्या इसमें 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो हम लोग क्या करते हैं ग्लूकोज को रिड्यूस करा के देखते हैं। और ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्या यूज़ करते हैं? रेड P + HI, दैट मीन्स P + HI लिखा होगा। तो यहाँ पर हम HI हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज का रिडक्शन किस में हो जाता है? नॉर्मल हेक्सेन में। और इस रिएक्शन से हमारा ये प्रूफ भी हो जाता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की क्या होती है? स्ट्रेट चेन होती है। तो आपको यहाँ चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड इज एक्चुअली अ हेमीएसिटल। अब आप थोड़ा सा सोचो, जब ग्लूकोज का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब आपको जानकारी हुई होगी कि जो ग्लूकोज है वो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है। मगर जब हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसकी रिंग बनाई होगी, तब आपने देखा था कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड है वो 5 नंबर कार्बन पर OH के साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है। मींस जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो हेमी एसिटल को रिप्रेजेंट करता है। और उसी हेमी एसिटल की जब रिएक्शन दोबारा से मेथिल अल्कोहल से कराई जाती है तो हमें एक एसिटल प्राप्त होता है, जिस एसिटल का जो नाम होता है वो होता है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। तो आपसे यही पूछा जा रहा है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एक्चुअली क्या है? तो आपका आंसर होगा एसिटल।
हेमी एसिटल तो इटसेल्फ ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज इटसेल्फ अपने आप में ही एक हेमी एसिटल है, उसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हेमी एसिटल को रिप्रेजेंट करती है। हमसे ग्लूकोज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड क्या है। तो मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड जो है वो एक एसिटल है, हेमी एसिटल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, एसिटल है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। इसको आप आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर एग्जाम्पल्स। अब आप बताओ डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज किसके एग्जाम्पल्स हैं? डायस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स, एनोमर्स एंड एपीमर्स। देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को अगर हम ऑब्जर्व करें, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी अल्फा कह रहा हूं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एल्डिहाइड दोनों में होता है, 6 कार्बन की चेन होती है, 5 OH होते हैं, सब चीज़ सेम होती है। बस नीचे से जो दूसरा कार्बन होता है वो एक बार राइट होगा, एक बार लेफ्ट होगा। मतलब 5वें नंबर पर जो कार्बन है उस पर जो OH है उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। और आपको हमने बताया था कि अगर कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस हो तो एनोमर कहलाता है, कार्बन नंबर 1 के अलावा कहीं भी डिफरेंस हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, एपीमर कहते हैं। और इनेंशियोमर्स तो आपको पता ही है कि मिरर इमेज होना चाहिए, वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल। और डायस्टीरियोमर्स का मतलब है कि इनमें स्टीरियो आइसोमर्स तो होने चाहिए बट इट शुड नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर दिख रहा है, रॉन्ग आंसर, एनेंशियोमर इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसमें जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पीमर्स की कैटेगरी में जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड? इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है वो आपको बताना है। क्या माल्टोज है, रेफिनोज है, ग्लाइकोजन है एंड गैलेक्टोज है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोजन। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं और उसका जो नाम है वो क्या है, ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट फॉर्म ओसाजोन? इनमें से कौन सा कंपाउंड ओसाजोन नहीं बनाता है? तो आपको याद रहना चाहिए सुक्रोज। सुक्रोज ओसाजोन नहीं बनाता है, बाकी सारे मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं और पॉलीसैकेराइड भी ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो या तो आपका आंसर सुक्रोज होगा या फिर आपका आंसर पॉलीसैकेराइड्स में से जाएगा। अब हम लोग चॉइसेस देख लेते हैं। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, सुक्रोज डाइसैकेराइड, यही आंसर है। फ्रक्टोज ओसाजोन बनाता है, मैनोस ओसाजोन बनाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सुक्रोज। सुक्रोज ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज अ amide linkage, ether linkage, ester linkage and none of these। आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है वो एक ईथर लिंकेज होता है। एमाइड लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं और ईस्टर लिंकेज तो आपने देखा था न्यूक्लिक एसिड में ईस्टर लिंकेज देखने के लिए मिला था और प्रोटीन्स में एमाइड लिंकेज देखने के लिए मिला था। और जब ग्लूकोज या कहें तो मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ईथर लिंकेज से जुड़ते हैं जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड। दैट मीन्स ईथर लिंकेज ग्लाइकोसाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पायरेनोस रिंग कंसिस्ट ऑफ अ स्केलेटन ऑफ, देखो आपको बताया था पायरेनोस में 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। दैट मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो लिखा है अ पायरेनोस रिंग कंसिस्ट ऑफ अ स्केलेटन ऑफ 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। यही आंसर करेक्ट होगा। 6 कार्बन गलत आंसर है, 6 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन गलत आंसर है।
4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो ये था, याद आ रहा होगा आपको, ये कहलाती है पायरेनोस स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपने बनाई थी ना, ये वाली, देखो याद आ रही होगी आपको। इसमें देखो कितने कार्बन है, सब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, यहाँ कहीं CH2OH लगा रहता था। तो आप रिंग में देखो कितने कार्बन है, 5, और एक ये क्या है, ऑक्सीजन। तो आप खुद से देखो 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर होगा। ये चीज आपसे यहां पर पूछी गई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है, किस चीज का पॉलीमर होता है बताएं? देख लिया होगा, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किसका होता है? ग्लूकोज का। देखो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ, एंड अल्फा डी फ्रक्टोज। इसका आंसर है अल्फा डी ग्लूकोज। जब हम अल्फा डी ग्लूकोज को पॉलीमराइज कराते हैं तो हमें स्टार्च मिलता है। बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से आपको सेलुलोज मिलता है, याद रखिएगा। सेलुलोज किससे मिलता है? बीटा डी ग्लूकोज से। द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कौन सा स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है आप बताएं? इसमें स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या फिर सैकरीन है। देखो सैकरीन इन सबसे मीठा है, मगर दिस इज नॉट एन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सबसे जो मीठी कार्बोहाइड्रेट है वो आपका फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज जो है वो स्वीटेस्ट होता है, सैकरीन उससे भी ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है, बट दिस इज नॉट एन कार्बोहाइड्रेट, इसलिए कभी भी आंसर सैकरीन को मत लगाइएगा। थर्ड फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन है हमारा। बच्चों हमें लग रहा है कि ये चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, और सारे हल्के क्वेश्चंस हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो लेवल नीट जेई में गिरा दिया है तो उसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े इजीली हो जाते हैं, तो ये इजी क्वेश्चंस में से हैं। अभी लेवल 2 और लेवल 3 में मैं हार्ड क्वेश्चंस भी लूँगा, बट इससे आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और हमें लगता है कि चीज़ आपको बेहतर समझ में आएगी। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते रहिएगा। लिखा हुआ है द रिएजेंट विच फॉर्म्स क्रिस्टलाइन ओसाजोन डेरिवेटिव्स व्हेन रिएक्टेड विद ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ हम किसकी रिएक्शन कराते हैं जिससे हमें ओसाजोन मिलता है? तो आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? फेनिल हाइड्राजीन से कराते हैं। ग्लूकोज की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? फेनिल हाइड्राजीन से कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोसाजोन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फेनिल हाइड्राजीन। आपका पहला चॉइस है फेलिंग सॉल्यूशन, इनकरेक्ट है। फेनिल हाइड्राजीन करेक्ट आंसर है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इनकरेक्ट है। हाइड्रोक्सिल एमाइन इनकरेक्ट है। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड आंसर होगा। ये 23rd क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं और देखते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन मैथिल अल्कोहल से कराते हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? आप देखो अभी हाल बताया था ग्लूकोज इटसेल्फ हेमी एसिटल होता है। जब इसकी रिएक्शन हम मैथिल अल्कोहल से कराते हैं तो अल्फा मैथिल ग्लाइकोसाइड बनता है, और ये बताता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक टाइप होता है। तो ध्यान से समझना, अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनता है, करेक्ट है। बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड भी बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो लिखा होगा बोथ ऑफ द एबव, ये थर्ड आंसर होगा, और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड। दैट मीन्स अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड दोनों बनते हैं, जिससे पता चलता है कि इटसेल्फ ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलता है। जो एनोमर्स होते हैं इनका नाम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है। बच्चों जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ा है, जिन्होंने रिकॉल करके बैठे हैं, वो जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनको
आनंद आ जाएगा कि सर पूरा चैप्टर अच्छे से रिकॉल हो गया। मगर जिन्होंने चैप्टर्स ही नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पुराने टॉपिक्स ही नहीं पढ़े हैं, तो फिर उनके लिए इस जस्ट एन एंटरटेनमेंट टाइप का है कि हाँ देखते जाओ कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चंस करें, उससे पहले आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करी जाती है, उससे कॉन्फिडेंस लूज होता है और इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसको आप करिएगा। 24th क्वेश्चन हमारा हो गया। 25th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इनवर्ट शुगर इज, इनवर्ट शुगर क्या है? अ वेराइटी ऑफ केन शुगर, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। यही आपका करेक्ट है, जो हमारी इनवर्ट शुगर होती है। इनवर्ट शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर है, तब हम इसको इनवर्ट शुगर कहते हैं। इनवर्ट शुगर क्यों कहा जाता है? ग्लूकोज क्लॉकवाइज घुमाता है, फ्रक्टोज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है प्लेन पोलराइज लाइट को, बट जब इनका मिक्सचर बनता है तो नेट रिजल्ट एंटी क्लॉकवाइज का जनरेट होता है। जबकि हम सुक्रोज को देखें तो वो क्लॉकवाइज मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलता है, इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है, बट इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है, जिस वजह से इस ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिक्सचर को हम एक नया नाम देते हैं इनवर्ट शुगर। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा। मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज गलत आंसर है। सो आंसर इज द करेक्ट आंसर इज मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इसका थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ। अब आपको पता था, देखो आपको क्या चीज बताई थी कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च में दो पार्ट रहते हैं, एमिलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। जो एमिलोस होता है वो वाटर सॉल्युबल स्टार्च होता है, और जो एमिलोपेक्टिन होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। मगर ये दोनों बनते किससे हैं? चाहे एमिलोस की बात करें या एमिलोपेक्टिन की बात करें, ये दोनों बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से। अब अल्फा डी ग्लूकोज का अगर लीनियर पॉलीमर बनता है तो वो कहलाता है एमिलोस, और अगर क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है तो वो कहलाता है एमिलोपेक्टिन। तो आपसे पूछा गया है एमिलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो आपका आंसर होगा अल्फा डी ग्लूकोज। अब चेक करते हैं चॉइस, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज। सो आंसर इज अल्फा डी ग्लूकोज, सेकेंड आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? आपको पता है सारे मोनोसैकेराइड्स देते हैं, सारे डाइसैकेराइड्स देते हैं। कौन देता है सिल्वर मिरर टेस्ट? कौन देता है? ऐसा नहीं है मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड नहीं, आपको पता होना चाहिए जिनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं। मींस टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर बनाते हैं। याद रखना, जिनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। मगर जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, मगर इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो ग्लूकोज टेस्ट देता है, फ्रक्टोज टेस्ट देता है, बाकी सब आपके चेक करते हैं कि चॉइसेस क्या है। तो देखो ग्लूकोज इट गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, मींस टॉलेंस रिएजेंट के साथ ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर ये बनाएगा, ये टेस्ट देगा। फ्रक्टोज इसमें कीटोन है मगर इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, डेफिनेटली ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। दैट मींस टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन ये भी करेगा और ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर बनाएगा, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। बोथ ऑफ द एबव लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, कौन देता है? तो ए भी देता है, बी भी देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, दैट मीन्स बोथ ऑफ these react with tolerance reagent and form black color silver mirror. So answer will be third. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीसेकेराइड नेमली, अभी अभी बताया स्टार्च दो चीजों का मिक्सचर है।
क्या क्या है वो चीज़ें, एक एमिलोज है और दूसरा क्या है, एमिलोपेक्टिन है। तो इसका जो आंसर होगा वो एमिलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन गलत आंसर है, एमिलोज एंड ग्लाइकोजन गलत आंसर है, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो इसका आंसर थर्ड होगा, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ मोनोसैकेराइड्स कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज नोन एज, अगर मोनोसैकेराइड्स के पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, आप बताइए। इसको बोलेंगे एसोन्स, एल्डोस, एपिमर एंड ओसाजोन। आपको पता है एल्डोस और कीटोस दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन वाले होते हैं तो उसको एल्डोस कहते हैं, कीटोन ग्रुप अगर रखते हैं तो उसको कीटोस कहते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, दैट मींस एल्डोस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, फाइनली क्या मिलता है। तो देखो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से पहले तो मिलता है माल्टोज, मगर उसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो लास्ट में मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। तो आपका जो आंसर होगा वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज सही आंसर है, फ्रक्टोज गलत आंसर है, सुक्रोज नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर सेकंड होगा, दैट मीन्स ग्लूकोज। और ग्लूकोज में भी कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ग्लूकोज को हम लोग क्लासिफाई नहीं करते हैं, हेक्सोज, कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड एंड एल्डोस। देखो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 6 कार्बन है इसलिए इसको हेक्सोस भी कहते हैं, और चूंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है इसलिए इसको एल्डोस भी कहते हैं। मगर ग्लूकोज ओलिगोसैकेराइड नहीं है। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके हाइड्रोलिसिस से 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल तक मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं। तो आपसे लिखा है ग्लूकोज कांट बी क्लासिफाइड एज, किस में क्लासिफाई नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ओलिगोसैकेराइड। ग्लूकोज ओलिगोसैकेराइड नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, माल्टोज इज मेड ऑफ, माल्टोज किससे बना होता है, आपको पता होगा माल्टोज किससे बना होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज से, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, एंड फ्रक्टोज ओनली। तो आपका क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज से हमारा क्या बना होता है, माल्टोज। अभी भी बताया स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले मिलता है माल्टोज, और माल्टोज का भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। मींस अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनता है माल्टोज, और फर्दर पॉलीमराइजेशन होने के बाद क्या मिल जाता है, स्टार्च। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट देखो, द लेटर डी इन कार्बोहाइड्रेट्स सिग्निफाइज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मोड ऑफ सिंथेसिस, इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इट्स डायमैग्नेटिक नेचर। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन में डी और एल, कैपिटल डी कैपिटल एल यूज़ होता है। अगर हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी की बात करें तो यहाँ स्मॉल डी यूज़ होता है या प्लस साइन यूज़ होता है। यहाँ हमारा कैपिटल डी है जो कि कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, और याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड रहता है, तो आपको पता होना चाहिए मिल्क में हमारा होता है लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ होगा, दैट मीन्स लैक्टोज होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर, इनमें से कौन सा शुगर नहीं है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सेलुलोज। आपको पता है पॉलीसैकेराइड्स स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको शुगर्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, टेस्ट में मीठा नहीं है, इसलिए यही है जो शुगर की कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय द फॉलोइंग एंजाइम, स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, आंसर देखो, माल्टोज, जाइमेस, डायस्टेट एंड इन्वर्टेज। आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा आंसर आएगा,
डायस्टेज एंजाइम होगा जो स्टार्च को बदलता है माल्टोज में, और माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? माल्टेज। सही स्पेलिंग नहीं है। माल्टेज एंजाइम कौन सा होता है? जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ एंजाइम का नाम कौन सा होगा? डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम हमारे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। सो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखो, चलो यहां पर हमारे टाइप 1 मीन्स थोड़े हल्के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, और लेवल बढ़ाने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग सेकंड लेवल में और किस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। ये कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखो। हम लोग लेवल सेकंड के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। कुछ और अच्छे थोड़े से कठिन क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा। वो सीधे सीधे क्वेश्चन थे, इनमें थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल सेकंड। देखो लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। मैंने अब बताया ना, क्वेश्चन तो वही होंगे बट थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा आपको। अब 2-4 चीज़ें एक साथ सोचनी पड़ेंगी। अब आप बताओ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसको मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। तो बी का थर्ड होगा। अब आप थोड़ा चॉइसेस देख लो, जिससे थोड़ा सा मिलाने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे। एनोमर्स मीन्स बी, और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? थर्ड के साथ। तो बी थर्ड एंड बी थर्ड, B1 एंड B2। तो ये थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। तो एक से आपका थोड़ा सा दिमाग चल गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है, और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स ही तो होते हैं। तो डी का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? फोर्थ के साथ। अब देखो यहाँ पे D4 है और यहाँ D1 है। तो हमारा जो आंसर होगा B3 D4 से फर्स्ट आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर है वो सही बन गया। वो कौन सा सही बन गया? फर्स्ट आंसर। अब इस फर्स्ट आंसर में जो बाकी 2 बच गए हैं, उन 2 को आप मैच करा के देख लीजिएगा, तो आपको वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो यहां पर कुछ रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं और यहां पर प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। मैच कराना है आपको। ठीक है। अब देखो, अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ कराएंगे, करा चुका हूं मैं क्वेश्चन अभी लेवल 1 में, तो नॉर्मल हेक्सेन मिलती है, मतलब ए का सेकंड ऑप्शन होगा। ग्लूकोज का अगर हम फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं तो हमें ओसाजोन मिलेगा, मतलब बी का थर्ड होगा। ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो सैकरिक एसिड होगा, मतलब सी का फोर्थ होगा। एंड ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड होगा, और ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो सैकरिक एसिड होगा। ये चारों क्वेश्चंस हमने लेवल 1 में किए हुए थे। यहाँ आपको वही चारों क्वेश्चंस एक ही में दिख रहे हैं, मैच कराने हैं। ये आपके पास चॉइस है, और इन चॉइस को आप देखो। अभी मैंने सारी चीज़ें मिला दी हैं। मिलाने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड। और सेकंड को आप मिला करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस द शुगर प्रोडक्ट्स। आपको बताना है, ये हमारे पास शुगर है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा? आप बताओ। सुक्रोज से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मतलब ए का हमारा सेकंड हो जाएगा। लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं
तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, मतलब बी का हो जाएगा थर्ड। माल्टोज से केवल ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है, तो हमारा हो जाएगा सी का फोर्थ। और अगर हम रेफिनोज की बात करें तो उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो ये हमारा रेफिनोज हो जाएगा। ये हमने मैच करके दे दिया आपको। अब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको मिला करके देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, मिला दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहां पर शुगर लिखा हुआ है, यहां पर टाइप लिखा हुआ है। शुगर को टाइप से मिलाना है। ग्लूकोज 6 कार्बन एल्डिहाइड होता है, सो इट इज एन एल्डोहेक्सोज। तो एल्डोहेक्सोज मतलब ए का सेकंड होगा। फ्रक्टोज क्या होगा, कीटोहेक्सोज। एरेबिनोज आपका और एरिथ्रोज जो है वो अब आप अपने चॉइस से मिला लीजिए, जिससे अगर आपको ना पता हो तो आपको थोड़ा थोड़ा मैच समझ में आ जाए। देखो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, हमारे पास 3 चॉइस हैं। बी में देखो, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट किस में आ रहा है, सेकंड में आ जा रहा है। बी का थर्ड, थर्ड दिख रहा है, तो फोर्थ हमारा आंसर होगा। इससे पता चल रहा है कि जो सी का आंसर है वो फोर्थ है। दैट मीन्स एरेबिनोज को हम एल्डोपेंटोज कहते हैं और एरिथ्रोज को हम एल्डोटेट्रोज कहते हैं। ये भी आपको याद रखना हो इस क्वेश्चन के बेस पर, तो आप याद रख सकते हो। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। बताओ क्या बनेगा। लिखा हुआ है केन शुगर, इनवर्ट शुगर, और क्या क्या इसमें होता है, मतलब खुद से पता है। केन शुगर मीन्स सुक्रोज, इनवर्ट शुगर मीन्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्रेप शुगर मीन्स ग्लूकोज, मिल्क शुगर मीन्स लैक्टोज। मिला लीजिएगा। ये आपके मैच द फॉलोइंग के हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपने लेवल 1 में किए हुए हैं। बस यहाँ पर जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें मिक्स करके पूछा जा रहा है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट देखो, ये असर्शन रीजन वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखो असर्शन में क्या लिखा हुआ है, हनी इज स्वीटर देन शुगर। हनी जो है वो शुगर से थोड़ा सा मीठा होता है। लिखा हुआ है रीजन में, इट कंटेन्स 50% फ्रक्टोज विच इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर सैकेराइड। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें रीज़न भी लिखा हुआ है कि इसमें 50% फ्रक्टोज रहता है विच इज़ द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर सैकेराइड। ठीक है, तो इसमें आपको चॉइस दी हुई है, बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर द करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए एंड आर रॉन्ग। तो इसमें आपका सही आंसर है कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं, मतलब असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। मींस दोनों चीज़ें आपकी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर एल्डोज। असर्शन तो सही है बट जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि ऑल मोनोसैकेराइड एल्डोज नहीं होते हैं। फ्रक्टोज का नाम देखा होगा आपने, वो तो कीटोज होता है। तो आपका ए आंसर सही है, आर रॉन्ग है, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट देखो, सुक्रोज शो म्यूटा रोटेशन। सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, गलत, शो ही नहीं करता है। सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये भी गलत है, सुक्रोज रिड्यूस भी नहीं करता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। तो आपका जो चॉइस होगा वो कौन सा होगा, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH3। ग्लूकोज अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रीजन लिखा हुआ है अमोनिया इज अ लुईस बेस। अब इसमें भी देखो 4 चॉइस दी हुई हैं, इसमें बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ग्लूकोज अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये बात सही है।
अमोनिया लुईस बेस है, ये भी सही है, मगर अमोनिया लुईस बेस है इस वजह से वो रिएक्शन नहीं करती है ग्लूकोज के साथ, ये गलत है। मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो खुद से और करके देखो। आया क्वेश्चन, देखो असर्शन में लिखा हुआ है बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 गिव्स सैकरिक एसिड। तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड अगर हम इनका ऑक्सीडेशन HNO3 से कराएं तो सैकरिक एसिड मिलता है, ये तो करेक्ट है। अब आगे लिखा है बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड्स कंटेन प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, ये इनकरेक्ट है भाई। ग्लूकोज में प्राइमरी बोथ ग्लूकोज, ये करेक्ट है, बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में एक COOH रहता है, तो जो सबसे लास्ट का कार्बन है उस पर जो OH है वो प्राइमरी एल्कोहल है। तो ग्लूकोज में एक प्राइमरी एल्कोहल है, ग्लूकोनिक एसिड में भी प्राइमरी एल्कोहल है, बट रीजन में क्या कह रहा है, बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड कंटेन्स प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये रीजन करेक्ट है, मतलब रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो करेक्ट है, मगर जब हम बात करते हैं असर्शन की, ठीक है लग रहा है, हमें लग रहा है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एग्जाम्पल है। भाई एल्कोहल होगा तभी तो ऑक्सीडाइज होगा, और एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज इजीली हो ही जाता है। तो जो HNO3 है उसमें ये एल्डिहाइड वाला है और प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें ऑलरेडी COOH है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। वो प्राइमरी अल्कोहल दोनों में होता है, इसलिए HNO3 से वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें सैकरिक एसिड देता है। तो इसका सही आंसर आपके सामने है, रीज़न जो लिखा हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। असर्शन लिखा हुआ है डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी वेयर एज एल ग्लूकोज इज लीवो रोटेटरी। देखो डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, एल ग्लूकोज लीवो है, ये इनकरेक्ट है भाई। डी और एल तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है, ना कि उसके ऑप्टिकल बिहेवियर को बता रहा है। ठीक है, रीज़न लिखा है डी कंपाउंड्स आर ऑलवेज डेक्स्ट्रो एंड एल कंपाउंड्स आर ऑलवेज लीवो, ये कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुक्रोज कैन नॉट फॉर्म ओसाजोन। सुक्रोज ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसका रीज़न है इट इज़ अ डाइसैकेराइड। तो ऐसा रीज़न तो कोई करेक्ट नहीं है, मगर ये कंफर्म है कि सुक्रोज ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ए इज़ करेक्ट और आर इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा, दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड बाई HI बट नॉट बाई HF। ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन करते हैं तो HI से रिडक्शन हो जाता है, HF से रिडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन HF। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, और ये रीज़न है वो HI का असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन को बताता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ है। बोथ ग्लूकोज यूनिट्स आर इन पायरेनोस फॉर्म। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो ग्लूकोज यूनिट है वो पायरेनोस फॉर्म में रहती है। ठीक है, रहती है, मगर ये इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, रीज़न उसमें एनोमेरिक हाइड्रोजन OH पढ़ा होगा आपने, सिखाया था, उस बेस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर
both A and R correct, but R is not the correct explanation of A. Next देखो, amylose gives blue color with iodine solution, ठीक है, सही है. It is water insoluble, ये गलत है. तो A is correct, R is incorrect. तो आंसर इज C. A is correct and R is wrong. जो स्टार्च होता है उसमें एमिलोस और एमिलोपेक्टिन रहता है, और आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च की रिएक्शन आयोडीन से कराने पर ब्लू कलर आता है. वो ब्लू कलर इसी एमिलोस की वजह से आता है. तो एमिलोस की रिएक्शन अगर हम आयोडीन से कराते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है, ये सही बात है. और एमिलोस वाटर सॉल्युबल होता है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, तो ये इनकरेक्ट है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे जो लेवल सेकंड के कार्बोहाइड्रेट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर आपको करवाए. बच्चों देखो, आप 15 क्वेश्चन थे और लगभग 35 क्वेश्चन लेवल 1 पे थे, 30-35 के आसपास थे. तो आज की हमारी क्लास में लगभग 40-45 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं. अब हम लोगों को लेवल 3 के क्वेश्चंस को भी करना है. मैंने उन क्वेश्चंस को भी अलग करके रखा हुआ है आपके लिए. आप लोग अगर 3rd लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको और ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और बड़े आसानी से आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है, क्वेश्चन तो टॉपिक से ही है, एनसीईआरटी से ही है. और आपको पता है पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही सेट हो रहा है. बट एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वही आती है. एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी हुई है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ आप तभी सीख पाओगे जब आप बार बार पढ़ोगे, रेफरेंस बुक्स भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस लगाओगे और साथ में जो क्वेश्चंस कराए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करोगे. तो हमें लगता है कि एनसीईआरटी चीज़ अब आप पर आसानी से होती हुई दिखेगी और आप और बेहतर कर पाओगे. तो अब हम लोग लेवल 3 के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं. तो देख लेते हैं लेवल 3 को. चलिए लेवल 3 के क्वेश्चन करते हैं. देखो बच्चों, जिन भी बच्चों ने ये पूरा वीडियो देखा है या जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं. मैं पर्सनली कहूँगा कि ये जितने क्वेश्चंस हैं ये लगभग आपका पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं. तो इन क्वेश्चंस को तो कम से कम आप अच्छे से कर ही लीजिएगा. और क्वेश्चंस आसानी से होते हैं, आप बैठे बैठे को देख सकते हैं, कर सकते हैं. चलिए लेवल 3 के क्वेश्चंस में आते हैं. क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH. It gives a mixture of glucose and L-glucose and D-fructose, D-fructose and L-mannose, D-fructose and D-mannose and L-fructose and L-mannose. ठीक है. देखो आपने कार्बोहाइड्रेट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, लुई डी ब्रुइन एक्स्टाइन रीअरेंजमेंट. इसमें आपने सीखा था कि अगर हम ग्लूकोज में थोड़ा सा बेस मिला दें, NaOH मिला दें या कोई और भी बेस मिला दें, तो ग्लूकोज रीअरेंज हो जाता है. डी ग्लूकोज रीअरेंज हो जाता है किसमें, डी फ्रक्टोज में और डी मैनोस में. तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लूकोज को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो इसका आंसर होगा डी फ्रक्टोज एंड डी मैनोस. सो आंसर विल बी 3rd. क्लियर. नेक्स्ट देखो, वो जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इस रिएक्शन का जो नाम है वो एक्स्टीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, वो आपने पढ़ी होगी, ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज डिफर इन. जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है. नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन एट द हायर नंबर कायरल कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कायरल कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन एट ईच कायरल कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन एट द सेकेंड कायरल कार्बन. सो आंसर इज
कॉन्फ़िगरेशन एट ईच कायरल कार्बन, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज फेल्स टू रिएक्ट विद, ग्लूकोज जो है वो फेल्स हो जाता है किसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो देखना फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है, ग्लूकोसाजोन बनाता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, टॉलेंस के साथ, फेलिंग के साथ। तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है, ग्लूकोसाजोन बनाता है, टॉलेंस के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनाता है इटसेल्फ, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है ब्लैक सिल्वर मिरर में, फिलिंग सॉल्यूशन को रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में, बट इट डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, सो आंसर विल बी सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बोथ ऑफ द कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, यहां पर कौन से रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स हैं, पेयर दिए हुए हैं, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। आपको पता है सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है, तो पहला आंसर नहीं होगा। फ्रक्टोज एंड माल्टोज, ये आंसर होगा। फिर थर्ड में सुक्रोज आ गया, नहीं होगा। फोर्थ में फिर सुक्रोज आ गया, नहीं होगा। सो आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टार्च, इनमें से स्टार्च के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से स्टार्च का कौन सा पॉइंट करेक्ट है। देखो, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, कलर्ड एमोर्फस पाउडर, इट इज वाइट एमोर्फस पाउडर, कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। तो पहले बच्चों पहला बात तो याद रखो कि ये वाइट होता है और क्रिस्टलाइन नहीं होता है, एमोर्फस होता है। सो आंसर विल बी थर्ड। सो इट इज वाइट एंड एमोर्फस पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड फॉर्मेशन बिटवीन, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ड्यू टू, जो ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस वजह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड फॉर्मेशन बिटवीन C1 and C5, C1 and C4, C1 and C3, C2 and C4. So answer is C1 and C5, ठीक है। पहला कार्बन का एल्डिहाइड पांचवें कार्बन पर OH के साथ रिएक्शन करता है और हेमी एसिटल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, वो भी दो तरह का, एक कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विथ टाइम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज नोन एज, आपको बताया था कि ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन अगर अल्फा डी ग्लूकोज टाइप का है तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन अलग तरह का होगा, बीटा का अलग होगा। मगर दोनों को अगर हम कुछ समय के लिए रख देंगे तो अल्फा बीटा में कन्वर्ट होगा, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होगा और एक इक्विलिब्रियम आने के बाद जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो फिक्स हो जाएगा और वो फिक्स होने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, म्यूटा रोटेशन। सो आंसर विल बी फोर्थ, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन इन यील्ड ओसाजोन द वैल्यू ऑफ x। बच्चों यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से तो बनता है ग्लूकोसाजोन और फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 मोल्स यूज होते हैं। कितने मोल यूज होते हैं, 3 मोल्स यूज होते हैं। तो आंसर 3 होगा, x का आंसर क्या होगा, 3 होगा। चेक करो, 4, 1, 2 एंड 3। सो आंसर विल बी 3। ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 मोल के साथ होती है और हमें ग्लूकोसाजोन मिलता है। सेम टू सेम फ्रक्टोज की रिएक्शन भी अगर हम फिनाइल हाइड्रोजीन के 3 मोल से कराएंगे तो हमें वहाँ पर फ्रक्टोसाजोन मिलेगा और ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टार्च इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट अकर्स इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, इट इज डाइसैकेराइड, it gives a dark blue color with iodine solution, it gives a red orange precipitate on boiling with filling solution. बच्चों यहाँ देखो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिंपल चीज़ है, आपको आनी चाहिए। वैसे तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा, सी आंसर है। आपको पता भी है स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं। हम स्टार्च की रिएक्शन कराते हैं किससे? आयोडीन सॉल्यूशन से। अगर ब्लू कलर आ गया तो हम कहते हैं स्टार्च है। तो आंसर तो थर्ड होगा, ये तो आपको पता है। बट थोड़ा सा और को टेस्ट कर लो। इट अकर्स इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो सेल वॉल ऑफ प्लांट जो होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, तो पहला आंसर नहीं होगा। इट इज़ डाइसैकेराइड, नहीं, ये पॉलीसैकेराइड होता है। और फोर्थ है इट गिव्स अ रेड ऑरेंज पीपीटी ऑन बॉइलिंग विथ फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड होने पर रिएक्शन करता है। इसके पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, तो फेलिंग के साथ ये टेस्ट भी नहीं देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको बताना है सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, तो आप कहोगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद नंबर किसका होता है, तो आप कहोगे सुक्रोज। कोई कहेगा नहीं सुक्रोज क्यों होता है, तो आप सोच के देखो। सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइज करो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, और माल्टोज को हाइड्रोलाइज करो तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा तो फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा तो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए सुक्रोज, देन माल्टोज, देन फ्रक्टोज, देन ग्लूकोज। चलो चेक करते हैं इसे। फर्स्ट, फोर्थ, नहीं, ये चेक करो इसमें क्या है आंसर। सेकंड, सबसे पहले क्या नंबर आएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद किसका नंबर आएगा, सुक्रोज। सुक्रोज के बाद किसका नंबर आएगा, माल्टोज। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। यही चीज़ आंसर पर बात हो रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है ना, तो सेकंड तो सबसे टॉप पर होगा। फिर इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, ये दोनों डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड है, इसको सोच के देखो कि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, और इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज है। फ्रक्टोज थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है, तो इसके बाद नंबर में डाइसैकेराइड आएगा, और किसका नंबर आएगा, सुक्रोज का। सुक्रोज के बाद किसका नंबर आएगा, माल्टोज का। और लास्ट में किसका नंबर आ जाएगा, ग्लूकोज का। सो आंसर विल बी सेकेंड। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज। इसमें एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लिसरैल्डिहाइड, 5 कार्बन होने चाहिए, राइबोस, फ्रक्टोज एंड एरिथ्रोज। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, राइबोस जो है वो एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल हो जाएगा। एरिथ्रोज में 4 कार्बन होते हैं, ठीक है, और फ्रक्टोज में 6, और ग्लिसरैल्डिहाइड में तो आपके कार्बन पता ही होंगे, 3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कौन से रिएजेंट हैं जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। चलो देखते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो यही वो रिएजेंट है जो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। बाकी फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ऑल ऑफ द एबव। तो हमें लगता है ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि सारे टेस्ट ग्लूकोज भी देता है और सारे टेस्ट फ्रक्टोज भी देता है, तो इन टेस्ट का यूज़ करके हम दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। सो इसका आंसर इज ऑल एबव होगा। लिखा है इन सेलुलोज डी ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंड बाई α1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड β1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसका आंसर होगा β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये जुड़ी होती है। मैंने आपको सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा
कि β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जब डी ग्लूकोज जुड़ता चला जाता है तो हमें सेलुलोज बनता हुआ दिखेगा। और कैसे बनता है ये आप सेलुलोज के स्ट्रक्चर में डिटेल में वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है। देखो, द नंबर ऑफ किरेल कार्बन इन डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज में कितने किरेल कार्बन होते हैं? 4 आंसर होगा। कितने किरेल कार्बन होंगे? तो इसका आंसर है 4, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द सेलुलोज, ये सेलुलोज के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको पूछा गया है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। सेलुलोज इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज मेनली branched chain polysaccharide, its individual strands aligned with each other through number of hydrogen bond, it is rigid and act as a cell wall material। so answer is फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, आप इसको देख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर हमारे लेवल 3 के भी जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं बच्चों। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, ये मैंने आज की क्लास में आपको जितने भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ही बन सकते हैं, क्वेश्चन बनाने की लिमिट नहीं होती है, बस मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन से ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, थ्योरी अच्छे से कवर करी हुई है, तो आप क्वेश्चंस को करते समय अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे। और यदि आपने थ्योरी पढ़ी है और आपको ये नहीं पता चल पा रहा था कि हमने ये थ्योरी पढ़ी है, इससे क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद थ्योरी को पढ़ने का लेवल ही अलग होता है। तो देखो, दोनों चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपको दोनों चीज़ों के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। थ्योरी नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे, और क्वेश्चन नहीं करोगे तो थ्योरी के पढ़ने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो आपका सही नहीं होगा। तो मेरा आपसे एक ही चीज़ का कहना है, यही मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे से थ्योरी पढ़नी है तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को करने का न केवल आपका अप्रोच डेवलप होगा, बल्कि जब आप दोबारा से रिपीटेशन करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको पता रहेगा कि क्या हमें थ्योरी में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किससे कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे एंड से कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस करा के एक आपको ये क्लू देने की कोशिश करी गई है कि कैसे थ्योरी पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, और किस तरह से आप अपनी तैयारी को एक बहुत बेहतरीन शेप दे सकते हो। अगर आप लोगों ने और क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको ग्रुप पर कुछ और पीडीएफ्स भेज दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। देखो, हर एक क्वेश्चंस को मैं नहीं लगवा सकता हूँ और हर एक क्वेश्चंस को आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को आप बताइए, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर स्लाइड में रख लूँगा और उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि वो जो क्वेश्चन आप पे नहीं हो रहे हैं उनको कैसे किया जाएगा। मगर क्वेश्चंस करने आपको पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा जो दायित्व है कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन कीजिए, और यदि आप क्वेश्चंस करते हैं, उनके डाउट्स रहते हैं, वो आप पूछिए, तो आपको और अच्छा लगेगा, पढ़ाई का जो लेवल है वो और बढ़िया हो जाएगा। और हमें लगता है कि जो भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं वो डेफिनेटली
सिलेक्शन पा जाएंगे। और मैंने आपको फिर बताया कि अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका लाइफ बन जाता है। जो हमारा मोटिव है, जो उद्देश्य है, हम लोग जिस उद्देश्य से आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं वो उद्देश्य भी सफल होता हुआ दिखेगा। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब धुआंधार प्रैक्टिस करो और ये सोच के पढ़ाई करो कि आपको इस साल सेलेक्ट होना ही होना है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स के बाद आपके टीचर्स को होगी, क्योंकि टीचर्स ही वो एक ऐसा शख्स है जो आपकी खुशी में खुश होता है। आपके लिए पूरे समर्पण से वो आपको पढ़ाता है और आपसे ये उम्मीद करता है कि उसने जो पढ़ाया है वो आप सीखोगे और उसके बढ़ताए हुए मार्ग पर अगर चलोगे तो सफलता मिलेगी। और इन्हीं सब शुभकामनाओं से हम आज के इस लेसन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब जो आगे के लेसन्स होंगे वो आपको टाइम टेबल में पता चलेंगे कि कौन से लेसन्स हमें कब पढ़ने हैं, तो वो लेसन्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। इन्हीं सब के साथ थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग पढ़ाई इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद।